अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज की बड़ी अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे जिनके सियाक व सबाक हैं। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे मशवरा दिया, वकला तहरीक का आगाज़ जनरल बाजवा आज़ाद होगी और वो कहाँ थे, मौलाना फजल रहमान साहब क्या कुछ कर रहे हैं, जबकि नून लीग काफ लीग बन जाएगी, ये इंकशाफ किसने किया। सबसे पहली बात वकला के हवाले से कर लेते हैं कि लाहौर के अंदर सुलेमान अकरम राजा हों, बाकी वकला आप देख लीजिए, अली अहमद कुर्द जो हैं बलूचिस्तान से उनका तल्लक है, बड़ी ज़ोरदार उन्होंने तकारीर की। वकला आइन बचाने निकले हैं, वकला मुल्क बचाने निकले हैं, वकला जमहूरियत बचाने निकले हैं। ये वकला की जानिब से इस तरह की चीज़ों का होना, तकारीर का किया जाना और फिर इनका कहना कि हम सड़कों के ऊपर आएंगे, और जिस तरह से बेहुदा किस्म के मसवदे लाकर इस आइन को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार में आने के रास्ते मुआर किए जा रहे हैं। एक जज को एक्सटेंशन देकर फार्म 47 वाली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। इन सारे मामलात के ऊपर जब वकला बोल उठे हैं, और इससे कबल वकला से बड़ी उम्मीदें थी, चूँकि ये लाखों की तादाद में है पाकिस्तान के अंदर, और इससे पहले भी जब भी अदलिया के ऊपर कड़ा वक्त आया, जब भी अदलिया पर किसी ने शब खून मारा, किसी जज को हटाने की बात की गई, लोगों को इंसाफ करने से जजों को रोका गया, तो वकला जो हैं ये बड़े डिसिप्लिन होते हैं। ये वाहिद तबका है जो बड़ा पढ़ा लिखा होता है। अलग बात है कि इनकी सियासी वाबस्तगियाँ किसी न किसी पार्टी के साथ भी होती हैं, मगर जहाँ पे मुल्क, आइन, जमहूरियत की बात आती है, वहाँ पे ये वकला जो हैं वो एक हो जाते हैं, नेक हो जाते हैं। वकला की जानिब से ऐसा बोलना और फिर इनका कहना कि हम सड़कों के ऊपर आएंगे, जो कि वो आएंगे, ये एक बहुत बड़ी धमकी और थ्रेट है उन लोगों के लिए जो आइन के ऊपर अमल नहीं कर रहे, जो लोगों को अगवा करते हैं, जो बिला वजह और बेवजह लोगों के घरों में घुसकर लोगों को बंदी बना लेते हैं, और सियासतदान इतने मुश्किल तरीन हालात का शिकार हो जाते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि वो सूसू करने टॉयलेट तक अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। तो जब ऐसा माहौल पैदा हो जाए, तो इसमें जब आपको कोई जलसा करना हो, वो चाहे लाहौर मीनार पाकिस्तान हो, चाहे वो पेशावर हो, सिंध हो, या कोई भी जगह हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपने इन MNAs का, MPs का इंतज़ार नहीं करना। एज ए अवाम, बतौर अवाम आपने खुद से बाहर निकलना है। जमात इस्लामी के साथ आज साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब मिले, हाफिज़ नईम अहमद साहब से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने इल्तिजा की कि जैसे बांग्लादेश के अंदर आप लोगों ने जो है वो जमहूरियत के लिए जमात इस्लामी ने कुर्बानियाँ दी, बहुत सोबतें बर्दाश्त की, इसी तरह से मशरक़ी पाकिस्तान से बाहर निकल के इस पाकिस्तान के अंदर भी आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि जमहूरियत बचाने के लिए आप अपने हिस्से का किरदार जो है वो अदा करेंगे। फिर आप देखें कि इस वक्त जब कायदे आज़म का योम पैदाश था, तो बांग्लादेश के अंदर भी बांग्लादेशी कम्यूनिटी ने, प्रेस क्लब के अंदर बांग्लादेशी सहाफ़ियों ने कायदे आज़म का योम विलादत मनाया, और उस जगह के ऊपर ऐसे किया जाना इस बात की गमाज़ी है कि आज भी मशरक़ी पाकिस्तान, यानी कि साबका मशरक़ी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के लोग कायदे आज़म को अपना लीडर तस्वर करते हैं। वो ये समझते हैं कि कायदे आज़म ना होते और ये पाकिस्तान ना बनता, और मशरक़ी पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान के साथ आज़ाद ना होता। बेशक मौजूदा वो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान से अलग हो गया, लेकिन ये तल हकीकत है कि मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में कायदे आज़म का एक बड़ा किरदार है। तो आगे आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कैसा मशवरा दिया है, और ये मशवरा ये दिया गया है, आप इसको सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। लेकिन इस मशवरे की बात करने से कबल मैं शुरू से कहता आया हूँ, मैं का लफ्ज़ आ गया जो कि बड़ा अजीब सा लगता है। हमें दियारे गैर में 7 समुंदर पार बैठे हुए अदना सा सहाफ़ी को लगता था, और हम कहते रहे बार बार, नहीं जीत सकोगे अवाम से, इमरान खान हार नहीं मानेगा, ये मुल्क नहीं छोड़ेगा, ये डील नहीं करेगा, ये बिकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, तुम पहले भी हारे थे, तुम अब भी हारे हो, और तुम आइंदा भी हारोगे। आपके लिए आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करना, लफ्ज़ आप और हम की तौहीन है। इमरान खान को बेहुदा पैगाम किसने दिया? इस पैगाम को बेहुदा भी कहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने यह पैगाम दिया है। ये पैगाम दिया PTI को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की खिड़की खोलने का तरीका बताते हुए कहा, आईनी तरमीम पर वोट देकर गैर सगाली का पैगाम देने का मशवरा दिया गया। यानी कि आईनी तरमीम जो हो रही है, इसके ऊपर वोट दीजिए, हुकूमत का साथ दीजिए, इस्टेब्लिशमेंट की मदद कीजिए, गैर सगाली का पैगाम दीजिए और खुद बढ़ जाएं। ये मशवरा देते हुए कहा गया कि याद रहे कि ये जो सहाफ़ी हैं, ये मुनीब फारूक इनका नाम है।
मुनीब फारूक जो टीवी पर गैर आईनी काम का मशवरा दे रहा है, मगर ये भी सच है कि वो अपनी जुबान से नहीं बोलता, बल्कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा। ये ट्वीट उन्हीं की तरफ से आती हैं, सहाफ़ी भाई हैं, अब करें तो क्या करें, लेकिन सबको पता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाते हैं। वो एक सहाफ़ी होते हुए ऐसा मशवरा दे रहा है कि आओ इमरान खान गैर कानूनी काम करो, आओ, ये इस्टेब्लिशमेंट कह रही है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर गैर सगाली का पैगाम देते हुए खिड़की खोलो, दरवाजे खोलो, सारी चीज़ें खोल के रख दो, तो आप गैर कानूनी काम करो, आईनी तरमीम के अंदर मदद करो, और फिर इस्टेब्लिशमेंट बात करेगी। लानत ऐसी बात करने के ऊपर, इससे बेहतर है इमरान खान साहब जेल में रहें और गर्क हो जाएं, वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। एक्सटेंशन के लिए काजी कुछ भी करने को तैयार है। ये देखिएगा, झूठा है या सच्चा ये तो अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ऐसे कहा, और कहते हैं कि डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के अहम रिमार्क सामने आए। क्यों भाई? आप देखें, 50-55 दिनों के बाद जस्टिस आमर फारूक जो है उन्होंने फैसला दिया, और ये क्यों रोका हुआ था? ये रोक के रखा हुआ है फॉर्म 45 और 47 वाला फैसला, चूंकि पता था इस्लामाबाद की 3 सीटें चली जाएंगी, और दूसरी जानिब जो काजी फायद ईसा हैं वो दोबारा गिनती करवा के पीटीआई के जो फॉर्म 45 के तहत, फॉर्म 47 के तहत जो जीते हुए हैं उनको हरा रहे हैं और 3 सीटें कम कर दी। ये सारा अमल इसलिए किया गया कि मैं चीफ जस्टिस रहूं, मुझे नई आईनी अदालत मिल जाए, मैं उसमें भी चीफ जस्टिस रहूं, मैं घर ना जाऊं, मैं माल बनाता रहूं, मैं गलत फैसले करता रहूं, मैं इंसाफ ना करूं। तो जिस वजह से ये आईनी तरमीम तक नंबर पूरे करने के लिए ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो आप क्या कहते हैं, फैसला सच्चा है या झूठा? अल्लाह जानता हो भाई, अल्लाह तो रोज़े क़यामत बताएगा ना सच्चा था या झूठा था। अभी तो आपको पता है ना, जज बने हैं, वकील बने हैं, वकील बनने से पहले डिग्री ली है, पढ़े लिखे हैं, आपका ये दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको नहीं पता कि फ़ैसला सच्चा है या झूठा है। तो मौलाना फजल रहमान साहब का क्या कहना है और वो क्या कहते हैं कि हमने हुकूमत का मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई मसौदा है ही नहीं। फिर सवाल ये बनता है कि जो पेश किया गया वो क्या था? अगर आपका कोई ऐसा मसौदा था ही नहीं, तो जो पेश किया गया तो वो क्या है? तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए जाने वाले अशइये के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि पहले असद कैसर और सारे मेरे घर खाने खाते रहें, अब वक्त आ गया कि मैं आज इनके घर खाना खाऊं। और कहते हैं कि ये दाल काली नहीं थी, ये सारी दाल ही काली थी, यानी कि दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी दाल ही काली थी। यानी तरमीम करते वक्त ये जो सारी चीज़ें की गई, तो बिल्कुल ये दाद के मुस्तहिक हैं यकीनन जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मैं सरप्राइज़ हूँ, मैं दाद देता हूँ। ये नहीं बात कि वो जो कुछ पीटीआई कह रही थी तो उन्होंने ऐसे किया। मैं बतौर मुसलमान इंसान, बतौर पाकिस्तानी कश्मीरी होते हुए इसलिए दाद देता हूँ कि उन्होंने हक और सच की बात की और गलत आईनी तरमीम का साथ न देते हुए अपनी बढ़ाई जो है वो उसमें इजाफा किया। ये जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी अहम खबर है। आप सोच रहे होंगे कि वो कहीं कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद के बाद वो हाउस अरेस्ट हो गए, ये हुआ वो हुआ, जनरल बाजवा के खिलाफ ये चीज़ें हो जाएंगी। ये कभी किसी जनरल को नहीं छेड़ते, ये उनके अपने हैं, इनके मफादात एक जैसे होते हैं, ये एक दूसरे के काने हैं। ये फैज़ हमीद के खिलाफ भी कुछ इसलिए कर गुजरेंगे कि चलें उसके बदले में इमरान खान कहीं सूली पे लटक जाएगा। तो जनरल बाजवा जो हैं वो कहीं हाउस अरेस्ट नहीं है। ये मैं आपको बड़ी अहम खबर देता हूँ। इस हवाले से सरगोदा चलेंगे। जनरल बाजवा साहब के हवाले से खबर यह है कि जनरल एजाज अमजद जो हैं, जनरल बाजवा के ये ससुर हैं, जनरल एजाज अमजद के पोते की शादी की तकरीब थी। शादी से मुराद के निकाह की सरमनी थी। ये जो बेटे हैं इनके, ये अपने पोते हैं इनके, ये मतीन साहब हैं, इनके वालिद का नाम है, उनके बेटे हैं और ये बरतानिया से बैरिस्टर की डिग्री करके गए हैं। उनकी सरगोदा में पिछले वीकेंड पे संडे को मंगनी की तकरीब थी और उस मंगनी की तकरीब में, बल्कि ये बता दूं कि मंगनी किसके साथ हुई, जनरल अमजद के पोते की और मतीन साहब के बेटे की जो इंग्लैंड से पढ़ के गए हैं। एहसानुल्लाह हैं, ये एमएनए हैं और यकीनन ये नून लीग से ही होंगे। तो इस तकरीब के अंदर जो मंगनी की तकरीब थी उसमें गए हैं और जनरल बाजवा भी ज़राए के मुताबिक वहाँ पे मौजूद थे। तो जो शख्स हाउस अरेस्ट हो, जो कहीं बाहर ना जा सके, तो क्या वो मंगनी की तकारीब को अटेंड करता है? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो बीमार हैं,
انہیں کچھ ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے جو بیمار ہیں باجوہ صاحب، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ڈیمنشیا ان کو بیماری ہے، اس میں بھولنے کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے ایموشنز کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتے، تو جب کل گواہی دینی پڑے گی تو پہلے سے بات پھیلا دی گئی ہے کہ ان کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں وہ سارا کچھ بھول گئے، یعنی کہ میموری ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو یہ باجوہ صاحب نکاح کی تقریبوں میں جا رہے ہیں، آگے شادی بھی کھائیں گے، برات کے ساتھ بھی جائیں گے، ولیمہ بھی ہوگا، تو یہ سب جھوٹ تھا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہیں ہاؤس اریسٹ ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کتنے برس بیت چکے ہیں اور فسطائیت جو تھی وہ تھمی نہیں ہے۔ عبید فاروق کے بیٹے کے ناحق قتل کو سال گزر گیا مگر فسطائیت ابھی تک تھم نہ سکی، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کس حد تک جو عبید فاروق کے بیٹے ہیں وہ باپ کی جدائی میں سسک کے دنیا سے چلے گئے، باپ کو تھوڑی دیر کے لیے جنازے میں شرکت کرنے دی گئی، اور جب تدفین ہو رہی تھی تو بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ، ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، لحد میں ان کا بیٹا پراپر نہیں اترا تھا، تو اس باپ کو روتے چیختے چلاتے دھکے دے کر واپس لے گئے تھے، اور اس بچے کی اللہ تو سنے گا۔ مظلوم جو ہوتا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے، مظلوم کی بد دعاؤں کے سامنے، اس کی آہ کے سامنے کوئی سات آسمان اللہ کے نزدیک بیچ میں پردہ نہیں رکھتے، وہ ضرور وہاں پہنچتی، اور اسی لاہور کے اندر ذل شاہ جیسے ایک مجذوب کو ان لوگوں نے مار کے ایگزامپل سیٹ کی تھی کہ ہم ان کو ڈرا دیں گے، ایسے کریں گے ویسے کریں گے، یہ ضرور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، یہ بیمار بھی ہوں گے، یہ ذلیل و خوار بھی ہوں گے، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن عوام کو اللہ کے عذاب کا انتظار نہیں کرنا، ان کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ کاف لیگ بن جائے گی، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا نام بدل دینا اگر نون لیگ کاف لیگ نہ بنی تو۔ یہ ثنا بچہ ہیں، ایک صحافی، کسی دور میں بڑی تنقید میں رہتی تھی اور نون لیگ کی سپورٹ کرتی تھی، ہم بھی کرتے تھے نون لیگ کو سپورٹ، جب وہ جرنیلوں کے خلاف تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، جب اس نظام کے حق میں تھے جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور جب وہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اور فلاں ڈکٹیٹر نے فلاں ISI کے چیف نے فلاں جنرل باجوہ نے ایسے کیا، تو ہم نون لیگ کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے تھے، لوگ ہمیں پٹواری کہہ کے پکارتے تھے، ہمیں کوئی یار محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو آج ثنا بچہ کہہ رہی ہیں کہ میرا نام بدل دینا اگر آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں جو نون لیگ ہے اس کی حالت کاف لیگ جیسی نہ بنی تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور بنے گی کیا؟ ثنا بچہ صاحبہ آپ سے اتفاق کرتے ہیں، یہ تقریباً بن چکی ہے، تھوڑا سا فرق باقی ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چیزیں کر رہے ہیں، اور کاف لیگ بھی ایسے کرتی تھی، ان کے پاس بھی چند سیٹیں 15 رہ گئی، اور کاف لیگ کے پاس بھی 5-7 سیٹیں ہیں، تو تھوڑا سا تضاد ہے، یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور نون لیگ کاف لیگ بنے گی نہیں، بن چکی ہے، اور آپ کو اپنا نام کبھی بھی زندگی میں ثنا بچہ صاحبہ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے اپنے صحافتی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک بات کی ہے۔ یقیناً اپنا خیال رکھیے گا، YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔